थी, क्योंकि सोच समझकर को तो ये मार्गरेट अल्वा को भी उतारा गया है। एक लंबा अच्छा खासा एक्सपीरियंस वो रखती हैं, क्योंकि 744 का आंकड़ा होगा और 372 जो कि मैजिकल फिगर होगा, और क्योंकि 394 बीजेपी खुद रखती है। और बीजेपी के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन में नहीं है, कुछ ऐसी भी पार्टीज है जैसे कि हमने नाम गिनाया, अकाली दल हो गई, वाईएसआरसीपी हो गई, और शिंदे गुट के हो गए तमाम जो सांसद हैं, टीडीपी हो गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर लगभग साफ ही है, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा, कि कई बार ऐसा भी होता है क्रॉस वोटिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी होगी तो कितनी होगी। लेकिन इसी बात की आशंका है लगातार, और जो सत्ता पक्ष है यानी कि एनडीए, वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अभी इस वक्त एनडीए के समर्थन में जितने भी सांसद आए हैं, राजनीतिक दल आए हैं, जब परिणाम आएंगे इस चुनाव के तो दुनिया देखेगी कि उससे ज्यादा लोगों ने मतदान किया है एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को। और ऐसा ही कुछ राष्ट्रपति के चुनाव में भी देखने को मिला था, और उसी तरह की रणनीति पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी यानी एनडीए अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि आखिर विपक्ष इस तरह से क्यों टूटता नजर आता है जब बेहद खास मौके होते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही देखा गया था कि कई ऐसे राजनीतिक दल जो इस वक्त विपक्ष में है, विरोध में है, उन्होंने अपनी असहमति जता दी थी राष्ट्रपति पद के उस उम्मीदवार को लेकर के जो विपक्ष ने तय किया था, और वो एनडीए के साथ चले गए। यानी सत्ता पक्ष ने जो तय किया उस उम्मीदवार को मतदान किया गया ऐसे लोगों की ओर से जो विपक्ष में भी बैठे हुए हैं और माने जाते हैं। और कमोबेश कुछ वैसे ही हालात आज उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी देखे जा रहे हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं भी हैं, बावजूद उसके वो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था। क्या और क्यों वो रणनीति ऐसी नहीं बना पाए, ये विपक्ष को सोचने की बात है। लेकिन आज की तारीख इसलिए भी भारत के लिए अहम है क्योंकि एक नया उपराष्ट्रपति भारत को मिलने जा रहा है, और इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा। प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। जहां पर हम मौजूद हैं, यहीं इसी सदन में, इसी भवन में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है कि कैसे अब आज उपराष्ट्रपति भारत को नया मिलने जा रहा है, और देर शाम तक के इस नाम का ऐलान भी हो जाएगा। और इसमें कोई बहुत ज्यादा दुविधा भी नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ या फिर मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ जो कि बीजेपी एनडीए के पक्ष से उम्मीदवार हैं, बंगाल के वो राज्यपाल रह चुके हैं। मार्गरेट अल्वा जो भी बड़ा लंबा तजुर्बा रखती हैं, और वो भी मंत्री पद पर काबिज रह चुकी हैं। जब वो केंद्र में सरकारें रही है, इंदिरा गांधी की सरकार में वो रही है, राजीव गांधी की सरकार में रही है, नरसिम्हा राव की सरकार में वो रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि विपक्ष अपना उम्मीदवार क्या ऐसा कोई बना सकता था कि एक कड़ी चुनौती यहां सत्ता पक्ष या एनडीए को मिलती, ऐसा अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी औपचारिक घोषणा शाम को ही होगी। लेकिन अगर चुनाव आंकड़ों का खेल है तो अंकिता, हम इस बात को मान सकते हैं कि जिस तरह की रणनीति पर विपक्ष को काम करना चाहिए था, लगातार ऐसे बेहद अहम मुकाम पर चुनाव के वक्त में वो काफी हद तक के बिखरते नजर आते हैं, और ये चिंता का भी विषय है उनके लिए। बिल्कुल, लेकिन ये एक पॉइंट आपने बहुत सही बीच में उठाया था प्रशांत, की मंथन मनन की जरूरत है, क्योंकि ये पॉन्डर ओवर करने की जरूरत है विपक्षी पार्टियों को कि आखिर लूप होल कहां रह जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति चुनाव की बात कीजिए, अगर याद करें तो प्रशांत, देखिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने किया, एक ऐसा चेहरा जिसको कोई नकार नहीं पाया। विपक्षी पार्टियां चाहती भी थी कि उसका विरोध किया जाए, लेकिन वो ऐसा दांव, ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला गया था बीजेपी की ओर से कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। क्या ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको बैठकर मंथन करना चाहिए तमाम विपक्षी पार्टियों को? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जिस तरीके से प्रशांत कह रहे थे कि कोई इंपॉर्टेंट डे हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उस टाइम पे यूनिटी होने की बजाय बिखराव दिखाई देता है प्रशांत? और यही तो सियासत होती है। अगर ये सियासी तरीके से होते हैं चुनाव, इसमें राजनेताओं की भागीदारी होती है, तो इसमें सियासत तो होगी ही। और सबसे बड़ा कदम होता है जिसे हासिल करना होता है राजनीतिक दलों को, वो होती है जीत। किसी भी तरह से वो जीत हासिल करके दिखाएं, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत। और आज इसीलिए ये दिन, तारीख बहुत अहम है, क्योंकि जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा आमने सामने हैं, उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार हैं। और जिस तरह से विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो उनके साथ होने तो चाहिए थे विपक्ष में होने के बावजूद, लेकिन वो नहीं है उनके पक्ष में। एनडीए ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया जगदीप धनखड़ को, आखिर क्यों उनके पक्ष में वो राजनीतिक दल भी हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न भी है, और ये सोचने का विषय विपक्ष के लिए है। क्योंकि जिस तरह की रणनीति बनाई गई है, आंकड़ों में अगर देखें तो जितने वोट चाहिए 50% तो सिर्फ इकलौते बीजेपी के पास इस चुनाव में है।
हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जहां विधायकों का भी मतदान होता है राष्ट्रपति चुनने के लिए, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ सांसद ही मतदान करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इसमें कुछ सदस्य तो मनोनीत होते हैं, हालांकि 4 सीट वहां से भी खाली है और अब ये जो पूरी होगी तब होगी, लेकिन जितने सदस्य इस वक्त हैं उन्हें चुनाव करना है और आज शाम तक के पता चलेगा कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन आंकड़े बहुत कुछ इशारा अभी भी कर रहे हैं, आंकड़े बहुत हद तक साफ कर दे रहे हैं कि जीत किसके होने वाली, लेकिन फिर भी हमें मतदान खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। और आपको बता दें 10 से 5 बजे तक के मतदान चलेगा और उसके बाद जो तस्वीर है वो शाम के 7 से 8 बजे तक साफ हो जाएगी। 10 अगस्त को वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो रहा है और आपको बता दें जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा 11 अगस्त को वो शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें आंकड़ों की बाजीगरी साफ तौर पर यही कहती है कि जगदीप धनखड़ की जीत हो सकती है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा चुनाव के खत्म होने का, इस वोटिंग के खत्म होने का। उसके बाद काउंटिंग क्या कुछ होगी, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से देखें तो कुछ हद तक मार्गारेट अल्वा को बल जरूर मिला है कुछ एक पार्टियों के, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सपोर्ट कर देने से, लेकिन बल अलग चीज है, संख्या बल कहीं ना कहीं अब भी जगदीप धनखड़ के फेवर में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब लगातार क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी की आप बात कर रहे थे, साफ तौर पर एक बड़ा पॉइंट यह है, आपने कहा जीत मैटर करती है, बाय हुक और बाय क्रुक जीत मैटर करती थी। लेकिन अगर ममता बनर्जी की पार्टी अगर प्रशांत देखें टीएमसी 36 सांसद तो वहीं से सीधे सीधे आ रहे हैं, अगर इस तरह की छोटी छोटी पार्टियों को मिला दिया जाता तो क्या मार्गारेट अल्वा मजबूत स्थिति में होती, थोड़ी सी टक्कर दे सकती थी? लेकिन क्या उम्मीदवार के चयन को लेकर ही विपक्ष लड़खड़ाता चला जा रहा है, चाहे राष्ट्रपति पद का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति पद का? क्या नाम को लेकर ही सहमति ना बन पाना विपक्ष के बिखराव की एक बड़ी वजह है? ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिस पर पूरे विपक्ष को एक साथ लड़ना होगा और इस बात को पर चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि लगातार अगर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता पक्ष बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो एकजुट होकर के वो जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने का विषय विपक्ष के लिए है। आज सबसे खास बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 तारीख को खत्म हो रहा है या एम वेंकैया नायडू का 8 तारीख को उन्हें विदाई दी जानी है सदन में, जिस बात का ऐलान किया गया हरवंश सिंह की ओर से और राज्यसभा में इसका ऐलान किया गया था, क्योंकि अब 11 तारीख को देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा जिनका शपथ ग्रहण 11 तारीख को होना है, क्योंकि एम वेंकैया नायडू जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं 10 तारीख तक ही उनका कार्यकाल है। और ऐसे में दिखाई ये दे रहा है कि प्रक्रिया तो आगे बढ़ रही है, लेकिन वो उत्साह जो विपक्ष में होना चाहिए था संभवतः वो विश्वास और उत्साह विपक्ष में नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आंकड़ों में अब विपक्ष अपने आप को पीछे महसूस कर रहा है। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस बात को दोहराते चले जा रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन लड़ाई तो जीतने के लिए लड़ी जाती है। और यही सबसे अहम बात है कि जीतने के लिए जो आंकड़ों की जरूरत होती है विपक्ष क्यों नहीं जुटा पाता, क्योंकि बीजेपी शुरू से लोकसभा में जब 2014 में सत्ता में आई थी तब लोकसभा में उनके पास आंकड़ा तो था, लेकिन राज्यसभा में यह आंकड़ा उनके पास उस तरह से नहीं था जिस तरह से लोकसभा में उनकी मौजूदगी थी, उनके सदस्यों की तादाद थी। और यह भी एक बेहद अहम बात है कि क्यों आखिर ऐसा होता चला गया, जिसे उच्च सदन कहा जाता है यानी कि राज्यसभा कहा जाता है, वहां पर भी सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। और वो होता इसलिए भी है क्योंकि अगर राज्यों में एक के बाद एक सत्ता पक्ष की सरकारें आती चली जाएंगी तो वहां से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और वो सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले। और क्या ऐसा ही होता चला गया कि सत्ता पक्ष ने अपनी एक लंबी स्ट्रेटेजी बनाई, बीजेपी ने एक ऐसी लंबी स्ट्रेटेजी बनाई जो लॉन्ग टर्म में उसका असर दिखाती। वो बीजेपी जो सिर्फ लोकसभा में ही अपने आंकड़े दिखा पाती थी, राज्यसभा में भी उसके पास उसके पक्ष में आंकड़े आते चले गए और इसके लिए एक बेहद दूरगामी रणनीति बनाई गई। और वो रणनीति इसी बात के लिए थी कि जब कभी इस तरह की नौबत आए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो या फिर कोई बड़े फैसले करने हो जो सत्ता पक्ष चाहता है यानी एनडीए या फिर बीजेपी चाहती है, तो वो अपने मन मुताबिक उसे अंजाम तक पहुंचा सके। और इसीलिए भी हमने ये देखा कि किस तरीके से खासतौर पर बीजेपी एक लंबी रणनीति के साथ काम करती रही है और उस रणनीति के तहत असर आज दिखाई देने लगा है कि अब सत्ता पक्ष के पास ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी एक बड़ा आंकड़ा है जो तेजी से बढ़ता चला गया। और सबसे खास बात यह भी रही है कि अब जबकि उपराष्ट्रपति पद का आज चुनाव हो रहा है 10 बजे से 5 बजे तक का वक्त, और देर शाम आते आते देश को पता चलेगा कौन है देश का नया उपराष्ट्रपति। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए।
न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए